गुड मॉर्निंग। राधे राधे। क्या हुआ? किसका नाम नहीं है? आ गया ना नाम? पहला पन्ना खोल है। हाँ, तू जाता सीधा कंटेंट में, वहाँ का नाम मिलता है। वहाँ तो राजा का नाम मिलेगा है ना। हाँ, भाई जो लिखेगा उसका ही नाम छापेंगे ना उसमें। हम अपनी मर्जी से थोड़ी छापेंगे। जिस किताब में जो काम करेगा उसके तो नाम छापेंगे। ऐसे थोड़ी है कि काम ये करेगा तो कितना नाम इसका छापेंगे, ऐसा नहीं है भाई। वो हमने पहले कई किताबों में किया है, आजकल हम ऐसा करते नहीं है। आजकल यहाँ तुम अपना नाम छापते हैं, यहाँ जो काम करता है उसका नाम छापते हैं, अतिरिक्त क्रेडिट और किसी को फालतू का नहीं देते। हाँ भाई, जो काम किया उसका छापेंगे ना, कायदे की बात वही है। काम किया उसको साइड में कहाँ करेंगे। किताब बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो आप एक बार आपने पढ़ा, किसी ने कुछ एक आध चैप्टर पढ़ा? ली नहीं है तो आज ले लेना। उसके बाद ये आपको ऑफलाइन वालों पर खत्म कर रहा हूँ मैं उधर ही क्योंकि अभी तो वो ऑनलाइन वाली फीस दे रखी है ना भाई, आपको स्पेशल प्रिविलेजेंस दे रखा है। तो वो तो मैं कितने दिन चलेगा, वो तो खत्म करूंगा। वो तो जो चलेगा फिर बाद में वही चलेगा। तो आज इसको लेना ले लेना। जिसने ली है ना, ली तो कई जनों ने ली थी। पहले दिन आई थी, मुझे पता ही नहीं था, तभी तो 5-6 जन लेके गए थे आपकी क्लास से ही। पता नहीं कौन थे। दूसरे दिन तो और कईयों ने ली थी। किस किसने ली है? हाँ ये ना, है ना। तो आपने कोई चैप्टर पढ़ा कि ली है? ली है तो फिर क्या फायदा निकला? मैं मतलब आपसे पूछने का मेरा तात्पर्य होता है फीडबैक लेना। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा विशेष उचित ये होता है। फीडबैक क्या होता है कि दो तरह का होता है। एक तो मैं ऑनलाइन भी फीडबैक ले सकता हूँ, एक ऑफलाइन ले सकता हूँ। ऑफलाइन क्या है, मेरे सामने होते हैं तो फीडबैक क्या प्योर आता है। ऑनलाइन ऐसे हवाबाजी चलती है। जिसको कमेंट करना आता कमेंट कर देता, जिसको करना नहीं आता वो नहीं करता। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिसने जिंदगी में कभी यूट्यूब आके एक सिंगल कमेंट नहीं किया। बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमेंट कभी करते ही नहीं है। हाँ तो वही ना, तो इसलिए उससे फीडबैक नहीं आता। और कईयों की आदत होती है फीडबैक देने की, मतलब हर चीज में दे देते हैं, पढ़ो और नहीं पढ़ो ये लो रिव्यू। तो वो वाला वो नहीं चाहिए, इसलिए मुझे ओरिजिनल वाला चाहिए। आप में से कोई कहेगा मैंने पढ़ा, तो हो सकता है मैं कुछ पूछ भी लूँ, है ना भाई। ये मामला है, ध्यान से पढ़ना। बाकी बहुत अच्छी तरीके से है किताब, बहुत ढंग की है। हम 3 पेज इंडक्शन मोटर को आज पढ़ रहे हैं और अभी इसको पूरा कर दें। इधर दे दो। ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? एक भाई यहाँ पर मेरा एक सवाल है। मैंने एक दिन उस दिन वो गलत बता दिया था, याद भी आ गया, तो ये सवाल पूछा तो कि ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है या नहीं करता है? प्राथमिक, उसका आंसर सी है, आवर्ती पर। मैंने जो डी बताया था, मुझे पता है वो गलत है। उसका उत्तर सी है। अभी मैं आपको बता देता हूं जो सवाल मैंने क्लास में आपको कराया था, कि उसका नंबर मेरे पास है नहीं। नहीं, एक ही सवाल था, वो सेम वाला अलग है। वो एक ही सवाल था, वो 50 सवाल करे ना, मैंने 50 सवाल करे, उनमें से एक ही सवाल था, उसका सेम सवाल कोई नहीं था। उसका मैंने आंसर डी बताया था, करेक्ट आंसर सी है। अब वो क्या, किसी के पास पीडीएफ है तो मैं सवाल पढ़ के बता सकता हूँ। अब वो क्या है, मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन पता चला था, फिर मैंने कहा मैं क्लास में जाके बताऊंगा, तो मैं और भूल गया। अभी उन्होंने ट्रांसफॉर्मर का सवाल पूछा था, मुझे वो सवाल याद आया है। यदि ये नहीं पूछते तो मुझे वो याद भी नहीं आता। क्यों आएगा बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर, बीच में क्यों आएगा ऐसा? हाँ, वो आंसर उसका सी है, जो मैंने बोला उसको कैंसिल करो, उत्तर सी होगा। क्योंकि आवर्ती फ्लक्स के साथ परिवर्तन हो जाती है, इसलिए उसका आंसर सी होगा। वो सवाल क्या है ट्रांसफॉर्मर का? मैं कह रहा हूँ पीडीएफ दे दो, मैं सवाल 1 मिनट में देख लूंगा। मेरा सिंपल सा कहना आपको, जब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तब देने में क्या दिक्कत आपको? क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ट्रांसफॉर्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा? उत्तर करना सी, आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। इसका उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या है? सी। साइड में लिख लो, बाद में कहोगे सर ने बताया नहीं, आप उत्तर गलत करोगे तो मैं दोषी कहलाऊंगा। उत्तर सी है। किसका? क्वेश्चन नंबर क्या? 32-33 कौन सा है? आपने मेरे से पूछा थ्योरी है, देर न्यूमेरिकल कौन सा? तो उसमें 0.938 वाला कोई अलग था क्या? हाँ तो वही आएगा ना, गड़बड़ है। ये सही तो मैंने क्लास में कराया क्या? हाँ 0.938 आएगा, सही है, करेक्ट है। ओके, अब इसमें ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? बताओ भाई। लीकेज फ्लक्स निर्भर करेगा धारा पर।
उसमें देखूंगा क्या पता आंसर की मिस्टेक रहेगी। निर्भर धारा पर करेगा भाई, लोड करंट पर निर्भर करता है लीकेज फ्लक्स, तो उसमें सब पर है तो हम चेक कर लेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आंसर गलत आ सकते हैं। कौन सा टॉपिक है? करो अभी, लाओ तुम जल्दी ले, फिर मैं मेरा है ना ये स्टार्टर में रहना नहीं चाहिए पीछे, एक स्टार्टर पीछे रह गया ना तो कोई नहीं करेगा बाद में। मैं करा देता हूँ, 6 और 14 करा देता हूँ। ओके 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 ठीक ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। और 2 ओम प्रतिरोध वाले एक तांबे के तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटा तो दोनों एक ओम का हो गया। तुमने कहा 6 नंबर बोले, एक 14 नंबर सीधा। एक चालक की लंबाई L और प्रतिरोध R है। यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और व्यास 50% घटा दिया जाए, देखो व्यास को आधा किया, व्यास को आधा किया तो हमारे पास प्रतिरोध कितना गुना हुआ? 4 गुना। लंबाई को आधा किया तो प्रतिरोध क्या हुआ भाई हमारे पास? आधा। तो 4 गुना इंटू आधा कुल मिला के क्या हुआ? 2 गुना। होना तो 2 ही गुना चाहिए है? 9 किधर से आएगा? आंसर क्यों 9 गुना है? 4 कैसे हो गया? व्यास 50% घटा दोगे, ठीक है, व्यास 50% घटाओगे। अच्छा लंबाई तो बढ़ी ना, लंबाई मैंने ऐसे घटा दी, सुनो। हाँ 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 देखो, एक मिनट में इसको कर देता हूँ, क्या पता सवाल अच्छा है मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं हो। अब मैं पूरा कराता हूँ आपको। R बराबर होता है रो इंटू L बटा A, जो आएगा उत्तर आएगा वही आएगा। अब जो आएगा फाइनल आएगा। लंबाई को इन्होंने कहा कि हमने कितना कर दिया भाई? 50% बढ़ाया। 50% बढ़ाया तो हमारे पास रो है, लंबाई को 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 L लिख दूं मैं? अरे भाई सही तो लिखा मैंने, 50% बढ़ाने मतलब 1.5 L कर दिया। फिर इन्होंने कहा व्यास 50% घटाया तो हमारे पास जो व्यास है उस व्यास को 50% घटाओगे तो व्यास पहले से कितना हो जाएगा? आधा। तो बचेगा कितना? 50% बचेगा। व्यास 50% बचेगा तो एरिया कितना हो जाएगा भाई? 1/4। एरिया कितना होगा? 1/4। तो हमारे पास एरिया हो जाएगा A/4। 4 को 1.5 से गुणा किया तो आएगा 6। तो 6 गुणा रो इंटू L बटा A बराबर 6R आएगा। 6R ऑप्शन में दिया नहीं, मामला ये है मिस्टेक, 9R दिया है, उत्तर इसका 6R है। वो ऑप्शन में नहीं है, सबको बोनस मिलाया जाए भाई। हाँ बता दूंगा इसका, मैंने तरीके से लिख दिया ना पूरा। अब लिखने बाद में किसी कंफ्यूजन है क्या इसमें? हवा में क्या करते समय कुछ मिस्टेक रह जाती है कभी भी। चलो एक और सवाल करते हैं, 6 नंबर। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक तांबे के तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटा, 2 बराबर टुकड़ों में काटा तो 1-1 ओम का हुआ। फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा तो 0.5 हो गया, खत्म हो गया। तो अरे क्या कर दिया भाई इसका, ऐसे क्या है आंसर? और किस में? ये भी 0.5 है इसका। 14 का 6R, 6 और 14 लिख। हाँ 6 नंबर बता दिया भाई, 6 नंबर का आपका उत्तर आएगा 0.5। 2 ओम वाले तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटा तो 2 बराबर टुकड़ों में काटा तो 1-1 ओम का बनेगा। फिर 1 ओम का ये, फिर 1 ओम का ये, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आएगा भाई? 0.5 ओम। KCL और KVL के लिए क्या सत्य है, यह पूछा गया है। क्या वितरित पैरामीटर नेटवर्क के लिए मान्य है? बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी सब ऑप्शन में एक तो है ही, तो ये तो सोचना ही नहीं है। अच्छा वो एकत्रित पे लागू है ना? हाँ वितरित पर कहाँ लागू है? वितरित पैरामीटर नेटवर्क के लिए मान्य है, रैखिक तत्वों के लिए मान्य है, तीसरा सही है। अच्छा एक तो समय यही हुआ, एक पढ़ना क्या था ना, एक मिनट रुको, इंग्लिश पहला गड़बड़ है, बाकी सही है। ऑप्शन नहीं है, पहला गड़बड़ है ना। वितरित के लिए लागू नहीं होगा, बाकी लागू हो ही रहा है। दूसरा तो है ही सही। हाँ तो ये 17 नंबर में भाई करो, पहला तो है गलत, दूसरा तीसरा चौथा है सही। ये कल हुआ क्या टेस्ट है? ओके ठीक है, तो आपको अब याद आया, इतने दिनों बाद पूछा आपने। अच्छा उस दिन मैंने मना कर दिया था, उस दिन आंसर की नहीं आई थी।
वो आंसर की का प्रोसेस कराया था। अच्छा, और कौन सा वाला भाई, पूछ लो अब। 30 का एसी पर लागू नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है भाई। डीसी परिबल कार्य करता करता प्रतिरोधों के साथ करता, चुंबकीय क्षेत्र के साथ बदलता रहता है तो लागू नहीं किया जा सकता, ये सीमाएं हैं। कौन सा कह रहे हो क्वेश्चन नंबर? और मैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ रहा हूँ, आप कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताओ। हाँ, मैं जो 30 पढ़ रहा हूँ ये किसके सेम है? कौन? 17 नंबर। 17 नंबर में मैंने इस पर से लिखा है आपको कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर में लागू नहीं होता है, लम्प्ड पैरामीटर में लागू होता है, ये तो मैंने लाइन लिखा है। हाँ, तो यही तो कहा गलत हुआ, ये तो वो बोलते ना। अब इससे तक हम 30 पे चले गए हैं, ये तो बात ही होगी ना। 30 पे हमने केवीएल की लिखा है कि केवीएल एसी और डीसी दोनों परिपथ पर कार्य करता है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वो तो कार्य करता है, ये तो सीमाएं कहाँ हुई। और केवल प्रतिरोध के साथ कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता रहता है तो लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, ये सीमाएं हैं, लिमिट से यहाँ लागू नहीं कर सकते ना, तो बी आएगा इसमें तो। मतलब अरे रुक दादा, 30 में और क्या डाउट है मुझे बताओ भाई। अपने ये लिख रखा है केवीएल और केसीएल एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, हो गया। प्रतिरोध पर लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र टाइम चेंज होगा लागू होगा क्या? नहीं। तो सीमित सीमाएं तो वो है ना, सीमाएं जहां पर लागू नहीं हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है? अब देखो मैंने आपको बता दी। और किसी का कोई डाउट्स? आपका 23 नंबर, और किसी का 19। आपको 23 नंबर आता है? नहीं आता? आपको 19 नंबर आता है? ये सुनता नहीं है क्या? 23 नंबर कोई टफ सवाल नहीं है, 23 नंबर सवाल है जो थ्योरम का है। थेवेनिन प्रमेय अनुसार किसी भी रैखिक द्वि टर्मिनल नेटवर्क को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? नेटवर्क को किसके अनुसार प्रतिस्थापित करेंगे? रैखिक होगा और द्वि टर्मिनल नेटवर्क है तो हम कहेंगे भाई ये जो पूरा है प्रतिरोध है जो आरटीएच के बराबर बनेगा। वीटीएच और आरटीएच से डिनोट करेंगे, पूरे सर्किट को हम किसे डिनोट करेंगे? वीटीएच और आरटीएच। जो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज लाएंगे वो क्या हो जाएगा? वीटीएच। तो प्रतिरोध के श्रेणी में धारा स्रोत नहीं, प्रतिरोध के श्रेणी में वोल्टेज स्रोत, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है कि लास्ट में परिपथ बनता है जिसमें ये होता है वीटीएच, ये होता है आरटीएच, ये होता है आरएल। और जो समांतर का बात कर रहा है ना नेटवर्क आता है। जैसे यदि लिख दा समांतर क्रम में धारा स्रोत के साथ प्रतिरोध तो होता है और नॉर्टन थ्योरम होती है। ये थेवेनिन है। थेवेनिन में वीटीएच होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और नॉर्टन में करंट होता है शॉर्ट सर्किट करंट होता है। थ्योरम अपना है नहीं, ये यूपीपीसीएल वाले यूपीआरएन वाले सवाल के बाद डाल देते हैं, बाकी कोई नहीं डालते हैं। और कारण भी है कि पता नहीं वो क्यों डालते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा में केवल जेई वाली, मतलब जेई में केवल डिप्लोमा वाली लग सकते हैं, बीटेक वाला जेई का फॉर्म नहीं भर सकते वहाँ, तो फिर उनके हिसाब से पेपर बना देते हैं वो। और कौन सा सवाल है? 19 नंबर किसका था डाउट? 19 नंबर सवाल किसका डाउट है? उन्नीस नंबर किसका डाउट है? आपका डाउट है क्या? चलो भाई देखते हैं। 3 एम्पियर दिख रहा है, 3 में से एक चला 3 आर, एक गया उधर बाहर गया, तो नीचे की तरफ बाहर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, अब नीचे वाला बिंदु पकड़, नीचे वाले में बाहर बाहर कितना निकल रहा है? 6 एम्पियर। इधर से आ रहा है 2 और, तो दूसरे साइड से कितना आएगा? 4। डायग्राम मेरे से क्यों बनवाए तू यार, क्यों ऐसे परेशान कर रहा मुझे? जो भी ठीक है भाई, यही है। इधर से कितना दिया हुआ है भाई? 3। ठीक है, इधर से 3 दिया हुआ है और इधर कितना दिया हुआ है? 1। इधर कितना है? 1। ठीक है, तो तू बता मुझे इधर कितना जाएगा? 2। जो बोलेगा वही लिखूंगा। ठीक है, पर्सन में इधर दिया हुआ है कि 6 एम्पियर जाएगा, दिया हुआ है कि नहीं है? इधर 6 जाएगा तो इधर से कितना आ रहा है? 2। तो इधर से कितना आएगा? सही है गलत है? ठीक है, इधर कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। ठीक, और इधर कितना जा रहा है? 4। तो बता मुझे, मतलब इधर जा रहा है ना 2 एम्पियर, तो इधर से कितना आ रहा है? सही है? अरे हाँ तो बोल भाई। हाँ 6 एम्पियर। 6 में से इधर से कितना आ रहा है? पर्सन में दिया हुआ कितना है? 5। तो बता मुझे इधर से कितना आएगा? खत्म सवाल। ये तो पूछा है इस ब्रांच के। तो कौन सा?
6 2 8 आ रहा है, 5 3 8, या ऊपर ऊपर भी है नहीं, एक ऊपर जा रही है, उसे आपने कैसे लिया? 6 और 2 सीधा आ रहा है, इधर 5 चली गई, इधर 3 चली गई, 8 से 8 हो गए, 1 एम्पीयर बची, तो यहाँ 1 एम्पीयर चलेगा, यहाँ कितना चलेगा? पूरे में 1 नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इधर 6 चली, आप है ना वो बाई दी 1 बराबर हुआ भाई। आप जो कह रहे हो कि ये सर 1 बची तो उत्तर 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आना चाहिए। यहाँ पूछा तो उत्तर कितना होता? 6, यहाँ पूछा कितना होता? 4, यहाँ पूछा कितना हुआ? 2। और तो ठीक है, बैठ गया, ऐसा थोड़ी बैठता है। आप खुद लॉजिक देखो ना भाई, आप तो मुझे कह रहे हो 1 बची पूरे में 1 ही चलेगी, तो इधर 1 कहां चल रही है? इधर तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, ये ऐसे जा रही है, इधर से आ रही है उल्टा, इसलिए अपना ऐसा नहीं करना। मैं कह दिया इस बिंदु पे 8 आई 8 गई, लेकिन इधर जो है वो हमारे पास यदि x गई है तो इधर से x आई है, बात तो यही है ना, इधर से x गई तो इधर से x है आई है। हाँ 8 में से 5 के पीछे बचा 3, कहां 3 जा रही है, 1 इधर जा रही है, ये 3 जा रही है, यही कह रहे हो इधर की। हाँ इधर चली गई 5, हाँ 3 है जो इधर, इधर आपको कैसे पता 3 जा रही है? अरे इनका कहना यह है, मैं ये समझाऊं कि इनका कहना है कि ये इसलिए बेटा कि इधर से 1 आ रही, इधर से x आ रही, तो इधर 1 + x चलेगी, तो x 1 + x में से x इधर आ गई, इधर वापस 1 ही जाएगी, ये कह रहे हो? बैठ गए ठीक है, नहीं तो आपको पूरा बाउंड्री वाला कर लेना चाहिए, बाउंड्री वाला दिक्कत नहीं है, क्या पता ऊपर नीचे कोई और तार जोड़ दे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो अपने, तो रिस्क क्यों लेना? अध्यारोपण पर मैं ये बताएगा सुपरपोजिशन थ्योरम बता भाई, डी क्यों माना? हाँ ए रे की मतलब लगती ही नहीं है 28 में, हाँ 28 में क्या माना चेक कर है? अरे तुम नागपाल, इसके भरोसे नहीं रहना अपना, देख लेना आंसर की, नहीं ठीक सही लग रहा, तो आंसर की चेंज करते यही माना हुआ है, यही तो है, ये इसकी गलती है, इसको ऐसा लगा उत्तर डी होगा। लो भाई पेपर 21 नंबर मैं जरूर 21 नंबर। 4 ओम प्रतिरोधक पर वोल्टेज V नोट ज्ञात करो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आने वाली धारा बराबर क्या होती है? जाने वाली धारा, ठीक है, ये लॉजिक लगाना आता आपको? लगाओ भाई, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो इस ए नोड ए है ना भाई, कोई बिंदु एक दिया हुआ नोड ए 21 नंबर में, इसमें कह रहा है 0.5 आई नोट आ रहा है प्लस 3 एम्पीयर आ रहा है और आई नोट जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 बराबर 0.5 आई नोट हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो कैसे लगा रहा हूं केवल, तो बताओ आई नोट बराबर कितना एम्पीयर आया भाई? 6, कितना एम्पीयर आया? और 6, अब ये नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, 3 में आधा का भाग दोगे तो 6 ही आएगा। 6 एम्पीयर आया और धारा 6 एम्पीयर आगे, प्रतिरोध 4 ओम है, वोल्टेज कितना होगा? 6 24, लगाना क्या था? केवल कैसियर, ये भी इतना सिंपल सा, ले दो अब नहीं पढ़ेंगे सर, अब नहीं करेंगे, किसके ये इनके हो गए, तेरे बाकी सब हो गए ना, इसको बता, इनके भी हो गए, इनके भी हो गए, पूछो इनसे, अब गुरुजी को कुछ तो बख्श दो, सारे पेपर क्यों करवा रहे हो? इसी के थे हैं, प्रतिरोध टाइप के करा देंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो। मैंने अभी मैं पेपर नहीं कराता ना तो भी दिक्कत थी, कराया तो भी मेरा दिक्कत स्टार्ट हो गई है। मेरी ये दिक्कत इसलिए स्टार्ट हो गई है क्योंकि मैंने कहा था कि आज अपन को 3 फेज इंडक्शन मोटर पूरी करनी है, तो हमारे पास 2 चीजें बाकी बची हुई है, एक स्टार्टर बचा हुआ है और एक कंट्रोल करने वाला बचा है, बाकी सारे हो गए। 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी आप सवाल करेंगे तो आपसे 90% से ऊपर सवाल आपको एक बार में हो जाएंगे, 10% सवालों पर जोर आता है केवल, वो नींद ले ले तुम, इधर आ जाओ, कल वाला परसों वाला बात नहीं, पेपर बात खत्म कर दी नहीं तो क्यों जाग जाके करा, समझ कौन किसकी है? जो पढ़ा है उतना पढ़ लो, कोई बात नहीं, अब जो पढ़ा है उतना पढ़ लो, टेस्ट वही वैसे ही रहेगा भाई, अब उसमें शेड्यूल हम नहीं बदल सकते। हमें लगा होगा किसी विशेषण पर हम अल्टरनेट करा देंगे, फिर हमसे हुआ नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। अब लिखते हैं स्टार्टर,
सबसे पहली बात है, स्टार्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास धारा का मान शुरुआत में ज्यादा होता है, यही मामला है। तो पूछ है भाई, शुरुआत में धारा का मान ज्यादा क्यों होता है? भाई सिंपल मुद्दे पे है ना कि स्टार्टर क्यों जरूरी है, कि धारा को सीमित करना है। धारा सीमित है बड़ी कैसे करनी, नहीं धारा है ना स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना ज्यादा होती है, 5 से 6 गुना ज्यादा हो जाती है। तो हम कहेंगे भाई धारा प्रारंभ में से क्या होगा, धारा ज्यादा क्यों होगी? तो इसमें शुरुआत में वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कॉपर की तरह कार्य करती है। अब जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो शुरुआत में चुंबकीय फ्लक्स तो बनाती नहीं स्टार्टिंग पूरा, तो शुरुआत में जो हमारे पास मोटर है किस हिसाब से काम करती है, शॉर्ट सर्किट कॉपर की तरह। शॉर्ट सर्किट कॉपर होगा तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम, धारा का मान क्या होता है, ज्यादा। इसलिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्ट कारण तो समझ आ गया ना भाई? तो लिखो भाई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई प्रदान करने पर प्रारंभ में शॉर्ट सर्किट को, प्रारंभ में ये वाइंडिंग, प्रारंभ में वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कॉपर चालक की तरह कार्य करती है। अतः इससे धारा का मान 5 से 7 गुना भी लिखते हैं, 5 से 6 गुना लिखते हैं, 5 से 6 गुना हो जाता है। तो पहली बात तो पता चली कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि धारा बढ़ गई। तो धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर क्या होता है भाई, आवश्यक है। आवश्यकता पता चल गई ना भाई। और आप मुझे बताओ, धारा सीमित करने धारा क्या होती है, आई, और आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। ओम का नियम ये कहता है कि नहीं कहता, कि भाई धारा को सीमित करना है तो वी को आप घटाएंगे। मैं अब आपको लॉजिक बता देता हूं। जैसे आप वी को घटाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। ऐसा लॉजिक हम किस में लगाएंगे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, यही काम करेंगे। और जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो भी तो धारा क्या होती है, घटती है। और ऐसा लॉजिक हम किस में लगाते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्लियर मामला, करो नोट। अब ये तो पता चल गया स्टार्टर चाहिए क्यों, धारा बढ़ गई। धारा क्यों बढ़ी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कॉपर की तरह हमारे पास कार्य प्रारंभ हो गया, इसलिए धारा का मान बढ़ गया। धारा को सीमित करने के लिए आवश्यक है। धारा सीमित करोगे तो आप यह कहोगे इससे टॉर्क बढ़ेगा, इससे प्रारंभिक टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, उच्च। धारा सीमित करोगे तो प्रारंभिक टॉर्क उच्च हो जाएगा। रिवीजन कब से चालू करेंगे? रिवीजन हम चालू नहीं करेंगे, हम सिलेबस करेंगे साथ के साथ। रिवीजन रिवीजन मेरे भरोसे मत रहना भाई, आप, मैं कह देता हूँ, खुद के भरोसे रहना चाहिए। ऐसे क्या, आप जीवित आदमी हैं तो कुछ तो खुद के भरोसे रहो। मैं तो मान लो रिवीजन कराते कराते लेट हो जाऊँ तो आप किसके, जब आपको चीज़ें पूरी आराम से डिटेल पढ़ाई हुई तो रिवीजन करते रहो ना, क्या दिक्कत है। जो पढ़ा वो सब डिटेल में है। मॉड्यूल फर्स्ट जिनके भी हुआ उनके पूरे डिटेल में, जिनके नहीं हुआ उनके होगा तो डिटेल में होगा, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं है। अब नहीं हुआ तो आए लेट होंगे ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई चीज देरी से हो रही है तो उसमें दोषी आप है, मैं कतई नहीं हूं, क्योंकि मैं तो टाइम पे आया हूं। मैंने 8-10 साल पहले कोचिंग खोली है, मैं लेट हुई नहीं ना। मैंने जैसे कोई भर्ती आती है बैच में टाइम पे स्टार्ट करता हूं, लेट आते हैं आप, मैं लेट थोड़ी हूं। तो फिर तो उसमें ऑनलाइन कर दिया ना भाई, किया ना, ये किया था ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, लाइव नहीं पढ़ाया। फरवरी में भर्ती आई थी, लेकिन मैं फरवरी में अत्यधिक व्यस्त था लोको पायलट के साथ, और ये जब तक साइको नहीं हुआ तब तक मैं लोको पायलट में था।
स्टार्ट हो गया। स्टार्ट में पहला स्टार्टर DOL, पहला स्टार्टर कौन सा है? DOL स्टार्टर। DOL क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है तो आप मुझे बताओ ये वोल्टेज घटाएगा कि सीधी धारा घटा देगा? कुछ नहीं घटाएगा, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। तो आप पहला ध्यान रखना, ये वोल्टेज में धारा को कम नहीं करता, इसमें से कोई सुविधा नहीं। ये केवल चालू करता है कि जोड़ दिया, जो तुम्हारा है वोल्टेज वही रहेगा, जो धारा है वही रहेगी, हमसे यहाँ से कंट्रोल नहीं होगी। हमने कहा यार नहीं होगी तो मोटर चालू कैसे होगी, हमें तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए ज्यादा। तो उसने कहा कि बड़ी क्षमता के लिए तो भाई जरूरी है छोटी मोटर चालू कर लो इससे। तो डायरेक्ट ऑनलाइन से कौन सी मोटर चालू होती है? छोटी। छोटी मोटरों की छोटी मतलब कितनी छोटी? 5 HP या 3 किलोवाट तक, कोई सा भी लिखो। यह वोल्टेज व धारा को कम नहीं करता, पहला लॉजिक। दूसरा, 5 HP या 3 किलोवाट तक की मोटरों के लिए उपयोगी, मोटरों के लिए प्रयोग। इसमें सिंपल काम हम करते हैं। इसमें स्विच कितने होते हैं भाई? 2। कौन से होते हैं? लाल और हरा। लाल हमारे पास क्या होता है? बंद करने के लिए। हरा क्या होता है? ऑन करने के लिए। अब तो NO कौन सा होता है? NC कौन सा होता है? हरा होगा NO, ये होगा NC, नोट ओपन नोट क्लोज। ठीक है। हाँ तो हरा चालू है ना, तो नोट ओपन है। नोट ओपन का मतलब तो यही है, ओपन नहीं है। ओपन नहीं है तो क्या है? चालू है। और क्लोज नहीं है तो क्या है? बंद है। हाँ तो वैसे कर लो, उसमें सप्लाई नहीं, इसके हिसाब से नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। एक मिनट, अभी अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यह है कि इसमें हमारे पास एक तो सप्लाई के साथ फ्यूज जोड़ना आवश्यक है। जोड़ा हुआ है कि नहीं है? अगला है हमारे पास, अभी रुको भाई, एक तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 तो किसके साथ जुड़े हुए हैं? मेन सप्लाई के साथ। और जो चौथा है इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। चौथा हमारे पास कौन सा होता है भाई? ऑक्सिलरी। तो कॉन्टैक्ट कितने हैं? 4। तीन है मुख्य सप्लाई से, एक हमारे पास क्या होता है भाई? सहायक कुंजी है। इस स्टार्टर के साथ में क्या लगती है? सहायक, ऑक्सिलरी। ठीक है। और अगला होता है हमारे पास, इसमें सुरक्षा युक्तियां क्या होती है भाई? NVC और OLC दोनों होती है भाई। सुरक्षा के लिए एक काम लेंगे NVC और एक लेंगे OLC। इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन वो डीसी में पढ़ते हैं, ओवरलोड कॉइल और नो वोल्ट कॉइल। डीसी में 2 बिंदु स्टार्ट 3 बिंदु स्टार्ट आता है ना, तो उनमें इनकी डिटेल आराम से पूरी पड़ती है। तो नो वोल्ट कॉइल, वोल्टेज खत्म हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बाद में खुद को चालू करना पड़ेगा। OLC होता है ओवरलोड कॉइल। तो ये लिख लो, नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल, ये है ओवरलोड कॉइल। है कौन से? OLC हमेशा हमारे पास जिसमें ज्यादातर वहां काम लेते हैं जहां लोड ज्यादा प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, नियत गति से चलानी चाहिए कोई भी चीज हो। जिसमें आपको लोड कितना भी बढ़ा सकते हैं तो वहां OLC का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, डीसी सीरीज मोटर में OLC प्रयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि कितने भी लोड तक चला सकते हो, लेकिन डीसी शंट में करना पड़ेगा। जहां भी ओवरलोड पर खतरा होता है वहां OLC प्रयोग किया जाता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम OLC प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास क्या होती है? मोटर के साथ जुड़ी है ना श्रेणी में, जैसे किसी भी पर्टिकुलर फेज पर भी लोड ज्यादा हो गया तो भी ये सप्लाई क्या करेगा? बंद करेगा। है हाँ,
कौन से 3 स्टार्टर होती हैं? देखो, आपको कॉन्टैक्ट मुख्य रूप से तो हमारे पास होते हैं 4, ठीक है ना। बाकी ये जो है ये रिमोट से स्टॉप वाला बटन होता है, ये स्टॉप वाला नॉर्मली क्लोज होता है और ये नॉर्मली ओपन वाला होता है। इसमें 7 कॉन्टैक्ट नहीं लिखे जाते हैं, 4 ही होते हैं कॉन्टैक्ट, तो 4 लिखे थे सवाल है मेरे ने, तो 7 में फिर वो डिटेल दी होगी ना, 7 के उसी तो 7 और लिखेंगे कॉन्टैक्ट, देना भाई किताब। हाँ तो बांटा होगा ना, ले इधर। कॉन्टैक्ट मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं, 3 मुख्य सप्लाई कर, 1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वो होते हैं, बाकी तो ऑन ऑफ होता है। फिर वो पर्सन की भाषा के हिसाब से चेंज होगा चीजें, कहीं तो आंसर पर्सन की भाषा बदलती है ना। अभी देख लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत। DOL, हाँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 3 फेज DOL स्टार्ट में न्यूनतम कॉन्टैक्ट आवश्यक क्या है? न्यूनतम कॉन्टैक्ट आवश्यक क्या है? 4, 3 और 2, 3 NO और 2 NC, 4 NO, 2 NO और 2 NC, तो हमारे पास न्यूनतम आवश्यक क्या होते हैं? 4 NO। तो मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट कितने होते हैं? 4, वही 4 हैं, वही आपके NO कहलाते हैं। जो ऑन करने के लिए जो आवश्यक है न्यूनतम कितने होते हैं? 4, 3 तो होते हैं मुख्य सप्लाई के और 1 होता है ऑक्सिलरी का। ये सवाल ही है ना, उत्तर भी तो 4 ही उसमें, इसी की बात करे और किसी करे हो। हाँ। NO तथा NC कॉन्टैक्ट के युगलों की संख्या सामान्यतः 7 तक होती है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट कितने होते हैं? 4, 3 होते हैं मुख्य सप्लाई के, 1 होता है सहायक है। सहायक वाला किससे जुड़ा होता है? स्टार्ट से। स्टार्ट का बटन दबाओगे तो सहायक वाला क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। उत्तर 7 नहीं करना पड़ेगा, 4 ही करना है। अब देखो इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है, इसमें जो हमने पढ़ा ना इसमें ऐसा आपको मैं सवाल बोल देता हूँ, इसलिए इसमें DOL के बहुत सारे सवाल है। जैसे भाई पहला सवाल है, DOL स्टार्ट किससे चालू करने के लिए किया जाता है? AC स्टार्ट करने का कार्य, AC स्टार्ट करने का कार्य क्या है? मोटर को ठंडा करने के लिए, बिजली स्विच करने के लिए और शक्ति बढ़ाने के लिए, स्नेह प्रदान करने के लिए। AC स्टार्टर का कार्य क्या है? AC स्टार्टर कार्य क्या करता है? AC स्टार्टर में DOL भी आएगा और ऑटो ट्रांसफार्मर भी आएगा और आपके पास स्टार डेल्टा भी आएगा और आपके पास 3 फेज रियोस्टेट भी आएगा। उनमें हम क्या करते हैं कि उसके वोल्टेज पहले घटाते बाद में बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? स्विच किया। स्विच किया कि नहीं किया? स्विच करते हो उसमें, जैसे आप ऑटो ट्रांसफार्मर टैपिंग होती है 50%, 60%, 80% पर, तो क्या करते हो? स्विच करते हो। आपने पहले स्टार बनाया बाद में डेल्टा बनाया तो भी क्या करते हो? स्विच करते हो। 3 फेज रियोस्टेट में भी प्रतिरोध घटा रहे हो तो क्या कर रहे हो? स्विच। फिर आपके पास आता है DOL स्टार्टर निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? DOL स्टार्टर में पूछा कौन सा गलत है? इसमें प्रारंभिक धारा पूर्ण धारा से 10 गुना अधिक हो सकता है, प्रारंभिक बल आघूर्ण पूर्ण भार बल आघूर्ण के बराबर है, यह विधि आसान है, यह विधि सर्वाधिक महंगी है। आसान, ये महंगी नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? बाकी सब बात सही हो सकती है, ये महंगी कतई नहीं है क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं हमने, ने वोल्टेज घटाया, ने धारा घटाई, केवल हमने ऑन किया, केवल ऑफ किया। महंगी हो सकती है क्या? महंगी होने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगेगा। आपने ट्रांसफार्मर लगाओ, स्टार डेल्टा लगाओ, रियोस्टेट लगाओ। ये DOL वो होता है जिसमें कुछ नहीं लगाया जाता, केवल क्या लगाया जाता? ऑन और ऑफ। DOL का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL का मुख्य केंद्र कौन सा है? रिले कोइल, प्रेरण कोइल, तांबे की कोइल या चुंबकीय कोइल? मुख्य होता है रिले कोइल। इसमें कौन सी होती है मुख्य रूप से? रिले कोइल, जो हमारे पास मेन सप्लाई से स्टार्टर वाली जुड़ी होती है। स्टार्टर कौन सा स्टार्टिंग करते समय करंट को कम नहीं करता? DOL। 3 फेज स्टार्ट में पुश बटन कहां जुड़ा होता है? आप बता दो पुश बटन कहां जुड़ा हुआ है? नियंत्रण सर्किट के सीरीज में, 9 वोल्ट कोइल के समांतर में, 9 वोल्ट कोइल के समांतर और ओवरलोड के समांतर में, ऑन पुश के समांतर में। कभी भी पुश बटन हो हमेशा श्रेणी में जोड़ते हैं। स्विच कभी भी समांतर में जोड़े नहीं जाना चाहिए। पुश बटन हो चाहे ऑन करना चाहे ऑफ करना हुआ, दोनों है तो पुश बटन, लेकिन बटन स्विच हमेशा कौन सा क्रम में जुड़ते हैं? श्रेणी में। बाकी 3 ऑप्शन इसने समांतर कर दिया, एक ऑप्शन दिया श्रेणी का, तो आपका तो बेसिक लॉजिक काम करता है यहाँ। फिर वो आगे इसका डायरेक्ट ऑनलाइन आमतौर पर किस प्रकार की मोटर के साथ काम में लेते हैं? कोई समतल नहीं है, 10 HP से अधिक, 50 HP से कम, 10 HP से अधिक, 5 HP से कम। DOL स्टार्ट में 9 वोल्ट कोइल किससे जुड़ी होती है? ओवरलोड कोइल के साथ सीरीज में, लाइन के साथ सीरीज में, प्रतिरोध के साथ सीरीज में, लाइन के समांतर में। लाइन के श्रेणी में देखो फ्यूज जुड़ा हुआ है, मेन लाइन जुड़ी है, लाइन के श्रेणी में नहीं है, तो क्या कहां जुड़ी हुई है? लाइन के सीरीज में। जब आप DOL को स्टार्ट उपयोग शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग क्या होती है? पूर्ण धारा की 50%, पूर्ण धारा की 5 से 6 गुना, पूर्ण धारा के बराबर, पूर्ण धारा की 10%, 5 से 6 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मोटर को शुरुआत में अपनी पूरी गति चलाने के लिए प्रयोग करता है? शुरुआत से पूरी गति चला सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर 3 पॉइंट, स्टार डेल्टा, DOL, क्योंकि वोल्टेज तो घटा नहीं रहा है, धारा घटा नहीं रहा, तो शुरुआत से क्या करो? फुल स्पीड से चलो।
लेकिन ये स्टार डेल्टा शुरुआत से पूरी स्पीड चलेगा क्या? नहीं, वोल्टेज घटा देगा, 58% के लगभग वोल्टेज कर देगा, और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कितना कर देगा? 50% के लगभग। अगला, ड्यूअल स्टार्ट में 9 वोल्ट कॉइल की आपूर्ति के माध्यम में स्टार्ट बटन क्या जारी करने बाद मतलब बनी रहती है? एक ड्यूअल स्टार्ट में 9 वोल्ट कॉइल की आपूर्ति खाली जगह किसके माध्यम में स्टार्ट बटन यानी स्विच जारी करने के बाद बनी रहती है? स्टार्ट बटन, ओवरलोड रिले, स्टॉप बटन, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट उसके साथ में आपके जो ओवरलोड कॉइल से जुड़ी हुई है ही नहीं, डायरेक्ट बनी रहती है उसे। ड्यूअल स्टार्ट में एक कौन सा स्विच लगा होता है जिसमें प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय कैसी धारा प्रवाहित होगी? जब प्रेरण मोटर स्टार्ट होगी तो धारा निम्न होगी, उच्च होती? पहले ड्यूअल में ये बताओ, उच्च होगी, क्योंकि ये तो धारा कम कर ही नहीं रहा, तो धारा प्रारंभ में क्या रहेगी? उच्च। तो निम्न वाला ऑप्शन हो गया डिलीट। अब होता है कि ड्यूअल स्टार्ट में एक डबल थ्रो स्विच होता है कि सिंगल थ्रो होता है? सिंगल थ्रो होता है। एक बार में 3 ऑन करने होते हैं ना भाई, तो कौन सा स्विच होता है? सिंगल थ्रो। डबल थ्रो का कहीं नहीं है। तो ये ड्यूअल का है। ड्यूअल से फ्यूज से सुरक्षा देने के लिए किसे आवश्यक है? अधिक करंट से सुरक्षा देने के लिए आवश्यकता सुरक्षा और क्या होती है? तो ये है ड्यूअल के। अब सवाल तो इसके बहुत सारे बनते हैं, लेकिन थ्योरी इतनी सी है, इतने से सारे सवाल होते हैं, इतनी तो थ्योरी है। बाकी लिखो तो ऐसे तो अपने निमी के अंदर ये पूरा 1.5 या 2 पेज में। अब उस पूरी कहानी का करेंगे क्या जब हमारे इससे सारे सवाल हो रहे हैं, 10, 15, 20 सवाल जो भी है, तो फिर जैसे कोई क्या था बन के क्या करेंगे? एग्जाम तो करेक्ट करना ना। एक और है, डीओएल में स्टार्ट का उपयोग किससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? पहला है स्टार्टर का उपयोग है, पूछा किससे सुरक्षा? मोटर के बाह्य पक्ष पर तारों के कटे हुए भाग से सुरक्षा देता है क्या? सहायक संपर्क से, आंतरिक दोष से, अति धारा और वोल्टेज से। धारा और वोल्टेज तो ये कम करता नहीं है, तो धारा और वोल्टेज से सुरक्षा ये देगा नहीं, ये केवल देता है सहायक संपर्क से। सहायक संपर्क है जो हमारे पास क्या होता है? 9 वोल्ट कॉइल से जुड़ जाता है, जो हमारे पास डिस्कनेक्ट कर देता है। अगला देखें भाई, दूसरा कौन सा भाई? अब बताओ, डबल थ्रो स्विच कहां लगा था? इसमें लगा होता है। पहला थ्रो में हमारे पास क्या बना? स्टार। दूसरे थ्रो में क्या बनेगा? डेल्टा। इसी तो डबल थ्रो का मतलब जैसे आपने कॉन्टैक्ट हटाया तो दूसरा बन गया। तो ये डबल थ्रो स्विच कहां लगा होता है? तो आप कहेंगे स्टार डेल्टा में। ये कौन सा स्विच होता है? डबल थ्रो। स्टार डेल्टा स्टार्ट में मैं जानता नहीं हूं, आप बताइए मुझे क्या क्या करना भाई। प्रारंभ में क्या होगा भाई? प्रारंभ में स्टार, ये सही बात है। फायदा वोल्टेज, शुरुआत फायदा क्या होगा? वोल्टेज घटेगा। क्या वोल्टेज घटेगा भाई? तो ये कहेगा कि यहां पर जो फेज वोल्टेज होता है ना, वो लाइन वोल्टेज का कितना होता है भाई? बटा √3। एक बटा क्या हो जाएगा भाई? √3। जब आप बटा √3 आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 57.7%। ठीक है, तो 57.7% हो जाता है वोल्टेज। तो शुरुआत में कितना परसेंट वोल्टेज को कम कर दिया जाता है भाई? तो वोल्टेज को 57.7% रखा जाता है। 57.7% तक वोल्टेज कम कर देते हैं। तो प्रारंभ में वोल्टेज कितना मिलेगा? 58%। विभव प्रदान कितना होगा ये पूछा जाए तो आपको प्रश्न में उत्तर ये मिलेगा 58%। लेकिन आप ये कहो कि सही आंसर क्या आता है? 57.7%। लगभग कितना परसेंट है? 58। ठीक है, और आप बताइए मुझे इसमें रनिंग में आपको क्या देखना है? रनिंग में क्या है? डेल्टा। डेल्टा में आप वोल्टेज क्या कम करोगे क्या? नहीं, यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा? पूर्ण वोल्टेज। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले स्टार, उसके बाद होगा ऑफ, उसके बाद होता है डेल्टा। 3 परिस्थिति बनती है ना भाई। ये हैंडल है, पहले ऊपर जुड़ा मतलब नीचे जुड़ा हुआ तो स्टार है, नीचे क्या बना हुआ? स्टार, तो नीचे स्टार, फिर स्टार से डिस्कनेक्ट हुआ तो ऑफ, फिर आपने क्या जोड़ दिया? डेल्टा। तो ये होता है प्रोसेस, स्टार, ऑफ और डेल्टा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस करते थे पहले हमारे पास होता था मैनुअली होता तो हैंडल को हमें ही छेड़ना पड़ता था। हैंडल को नीचे होता तो स्टार होता, बाद में हैंडल को ऊपर करते क्या बनता था? डेल्टा। तो ये हम शुरुआत में क्या करते हैं? मैनुअली, हस्तचालित। तो संचालन कैसे होता है भाई? पहले तो होता था हस्तचालित, अब हमारे पास क्या होता है? स्वचालित। जैसे स्वचालित है तो ये खुद ही स्टार बनेगा शुरुआत में और खुद ही क्या बनेगा? डेल्टा। अब खुद ही डेल्टा बनेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? टाइमर की। खुद ही डेल्टा बनेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? टाइमर की। टाइमर होता है जो तकरीबन हमारे पास क्या होता है कि 8 से 20 सेकंड के बीच में ये स्टार से क्या बना देता है? डेल्टा। या 8 से 15 सेकंड लिख दो, 8 से 15 सेकंड का। तो टाइमर हमारे पास क्या कार्य करेगा? डिले का। ये क्या करेगा? डिले। डिले मतलब विलंब।
टाइमर कह रहा है जैसे सप्लाई आई स्टार बनाया, फिर कहेगा रुको 15 सेकंड रुकते हैं, फिर डिलीट हुआ, ये 15 सेकंड हुआ, उसने क्या बना दिया डेल्टा। जैसे डेल्टा बनाओगे तो सप्लाई क्या जाएगी भाई पूरी। अब वोल्टेज आपने घटाया क्या, नहीं। अब ऐसी मोटर का उपयोग कितने एचपी तक के लिए करते हैं, 10 एचपी तक प्रयोग। कितने एचपी तक का प्रयोग करते हैं, 10 एचपी तक। करो नोट। अब इसमें एक है, मैं पूछूं इसमें कांटेक्ट बिंदु कितने होते हैं, तो 9। 6 तो स्टार डेल्टा हो गए, 3 मेन सप्लाई हो गए। 6 तो स्टार डेल्टा कर, 3 क्या है मेन सप्लाई। टोटल कांटेक्ट पॉइंट कितने हैं, 9 बस। अब मैं इसमें एक सवाल पूछूं, आप उत्तर करना मत भाई, एक मिनट को लिखो मत। एक सवाल है जो मैंने समझा या उस आधार पर मैंने लिखा है, नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा भी सकता था, लेकिन इससे आप उसका उत्तर करेंगे तो आप अपनी बुद्धि प्रयोग करें। नहीं सिंपल है सवाल, ऐसा नहीं है। सवाल है भाई थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा सवाल कैसे। हाँ, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के परिचालन के लिए संपर्क का परिचालन का सही क्रम कौन सा है। पहला, सबसे पहले टाइमर आएगा, फिर डेल्टा आएगा, फिर स्टार आएगा। गलत, डेल्टा आ ही नहीं सकता पहले। तो पहले तो आएगा स्टार, सुनो पहले तो आएगा स्टार। तो 2 ऑप्शन है जिसमें पहले डेल्टा दे रहा है, 2 ऑप्शन पहले स्टार दे रहा है, तो 2 तो डिलीट हो गए। अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचे जिसमें क्या है, पहले क्या आएगा स्टार और बाद में क्या आएगा डेल्टा। अब मैं आपके लाइन बोलता हूं वापस। पहला ऑप्शन है स्टार, स्टार से डेल्टा, फिर टाइमर, फिर मेन सप्लाई। तो कभी स्टार से डेल्टा बन गया तो फिर टाइमर क्या करेगा, टाइमर का तो काम था डेल्टा बनाना। अगला ऑप्शन है स्टार, टाइमर, मेन सप्लाई, डेल्टा, बस यही होगा भाई। शुरुआत में स्टार आएगा, लास्ट में क्या आएगा डेल्टा। प्रारंभ में क्या होगा स्टार, लास्ट में क्या होगा डेल्टा। टाइमर होगा तो बीच में आएगा, है कि नहीं। तो ये सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, बट है सवाल। तो स्टार्टिंग के लिए एक स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है, फिर सामान्य प्रचालन के लिए डेल्टा में जोड़ता है। ये बात सही है क्या स्टार डेल्टा के लिए। और तुम सुनो, तुम 1% उत्तर देना सीखो। इसमें क्या पर्सन है, ज्यादा थोड़ी है नहीं, ज्यादा पर्सन की लाइन लिखोगे तो और ज्यादा मिलती है। स्टार्टिंग के लिए स्विच स्टार में मोटर को जोड़ता है, फिर सामान्य प्रचालन के लिए डेल्टा में जोड़ता है। बात सही है, सही है। दूसरी बात कह रहा है कि स्टार्टिंग के लिए स्विच डेल्टा में मोटर को जोड़ता है, सामान्य प्रचालन के लिए स्टार में जोड़ता है। गलत है। यह 57.7% अनुपात के साथ स्वयं परिणामित्र परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ तो ठीक ही बात है, लेकिन वोल्टेज कितने परसेंट के पास है, 57.7। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो भी, मतलब सेल्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है 50%, 60%, 80%। यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर को 57.7% करोगे तो स्टार डेल्टा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बस यही तो कह रहा है। स्टार डेल्टा का प्रयोग किस में किया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, डीसी मोटर में किस में करोगे, 3 फेज इंडक्शन में। प्रारंभ में इसका जो उसमें धारा 5 से 6 गुना तक होती है ना, इसमें 1.5 गुना तक रहती है। वोल्टेज घट गया तो धारा क्या हो गई हमारे पास, घटी। तो धारा हमारे पास कितने गुना रही है, 1.5 गुना। तो टॉर्क है जो 1.5 गुना के आसपास तक माना जाता है। 1.5 से 2 गुना कर दो। कौन सा स्टार डेल्टा ट्यूबवेल पे तो स्टार डेल्टा लगाते हैं। स्टार डेल्टा में प्रारंभिक टॉर्क, आप मुझे पता नहीं क्यों कम करवा रहे हैं। प्रारंभिक टॉर्क कम कैसे होगा, जब हमने वोल्टेज घटाया तो धारा का मान क्या हुआ, घटा। तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। टॉर्क बढ़ाया, ज्यादा मशीनों के लिए टॉर्क बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। और जैसे ही मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आऊंगा तो मैं वोल्टेज और ज्यादा घटाऊंगा, तो टॉर्क पहले की तुलना में थोड़ा और बढ़ेगा। मेरा कार्य है कि मोटर को चालू करना। बड़ी क्षमता की मोटर में प्रारंभिक टॉर्क क्या चाहिए होता है, ज्यादा।
फिर आएगा भाई 20 एचपी से ज्यादा की मोटर आ गई तो मैं कहूंगा फिर इनके वोल्टेज घटने से तो चालू होगी नहीं, तो स्लिप रिंग लो। तो क्या करोगे भाई, धारा को और घटाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो क्या होगा, चालू। ये हमारा कार्य है इसमें धारा को सीमित करना। धारा को सीमित करने के मैंने दो तरीके बताए, एक वोल्टेज को सीमित करोगे तो धारा सीमित होगी, दूसरा प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो धारा सीमित होगी। अभी हम वोल्टेज बड़ा कर रहे हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में चल रहा है सब कुछ वोल्टेज बड़ा, ये मामला है। प्रतिरोध लगा के हम डायरेक्ट उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वही तो 3 फेज रियोस्टेट है, उसी को जो 3 फेज रियोस्टेट बोला गया है। जो आप कह रहे हो ना कि हम प्रतिरोध लगा के कम करना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, 3 फेज रियोस्टेट। वही तो करते हैं, और क्या करते हैं। ऐसा है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रतिरोध लगाएंगे तो लॉस ज्यादा होगा। स्लिप रिंग मोटर क्या है, उच्च क्षमता की हो गई तो वो स्टार्ट हो ही नहीं रही बिना प्रतिरोध के, इसलिए प्रतिरोध लगाना पड़ता है। जब भी प्रतिरोध लगा के स्टार्ट करोगे तो लॉस क्या होता है, ज्यादा। ये कोयल तो लॉस करती नहीं ज्यादा, ये तो चुंबकीय फ्लक्स पर कार्य करती है, लेकिन प्रतिरोध लॉस क्या करता है, अधिक। ये कौन सा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है क्या। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक बात है भाई। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होता है भाई, वोल्टेज को, ठीक है, 20 एचपी तक काम में लेते हैं इसको। एक सवाल ये आएगा। दूसरा, टेपिंग स्विच क्या होगा, 50% पर, 60% एवं 80%। 3 बिंदु निकले होते हैं, एक 50 का, एक 60 का, एक 80 का, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, ये वोल्टेज को घटाएगा प्रारंभ में क्या करेगा भाई, वोल्टेज घटाएगा जिसके कारण धारा घटेगी और मोटर क्या होगी, स्टार्ट, टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, उच्च होगा। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, 20 एचपी तक काम में लेते हैं। इसका पावर फैक्टर कम होता है, इसका शक्ति गुणांक क्या होता है भाई, कम। टेपिंग निकली होती है ना, जब भी टेपिंग निकला होगा पूरा काम करेगा नहीं, पूरा काम नहीं करेगा, पावर फैक्टर क्या होगा, कम, तो इसका शक्ति गुणांक कम होता है। लिख लो भाई। इसके सवाल बताता हूं मैं आपको। लो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग स्टार के रूप में किया जाता है। स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल मोटर केज मोटरों में, केवल डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल केज मोटर में, केवल स्टार कनेक्टेड स्क्विरल केज मोटर में, न तो स्टार में लेंगे न डेल्टा में लेंगे। अरे भाई तुम सवाल नहीं सुने हो, सवाल सुनो। किसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग स्टार रूप में किया जाता है, पहला है स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल केज मोटर दोनों में। सही तो बात है कि स्क्विरल केज मोटर में चाहे स्टार जोड़ो चाहे डेल्टा जोड़ो, आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो स्टार्टर में काम ले सकते हो, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें थोड़ी पूछा स्टार्टर में, इस स्टार्टर को कौन सी मोटर में काम लेते हो, स्क्विरल केज में। तो स्क्विरल केज या तो स्टार कनेक्टेड होगी या डेल्टा, हम तो दोनों में ले सकते हैं इसको, वो तो अपनी दिक्कत ही नहीं है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ज्यादा सवाल है नहीं। 15 एचपी पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, क्योंकि 20 एचपी तक किसको करें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर करें। ठीक है, लिखिए, तो यही है इसमें। एक लास्ट में बचा हुआ अपना और कौन सा भी,
इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? केवल कौन सी मोटर के लिए? केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए। उच्च क्षमता की मशीन। टॉर्क क्या होगा भाई इसका? उच्च। टॉर्क उच्च क्यों होगा बताओ? प्रारंभ में प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। तो धारा क्या होगा? कम। तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा? उच्च। तो 20 एचपी से अधिक पर काम में लेते हैं। छोटी मोटर स्लिप रिंग बनाते नहीं है, बड़ी मोटर स्लिप रिंग बनाते हैं। हैं? सामान्यतः 20 एचपी तक की होती है। 20 एचपी के बाद में स्कूल कैच ठीक नहीं रहती है। एक लिख लो भाई आप इसमें, स्टार डेल्टा स्टार्ट के नीचे पॉइंट बना के। अच्छा मैं वो पता है उसमें, रुकना एक मिनट भाई, लिखा हुआ तो नहीं है ना कुछ। स्टार डेल्टा स्टार्ट में कंडीशन ये है कि हमने पढ़ा था कल परसों के टॉर्क है जो वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है भाई? समानुपाती। इस कारण इसका जो टॉर्क है प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा? घटेगा। और टॉर्क हमारे पास वोल्टेज है 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो लिखो आप नोट डाल के, स्टार, हाँ 1/3 हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 1/3 होता है। प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 1/3 होता है। रनिंग टॉर्क का 1/3 होता है। 1/3 होता है। 1/3 गुणा फुल लोड टॉर्क का कितना होता है? 1/3 गुणा फुल लोड टॉर्क का कितना होता है भाई? 1/3 गुणा। सवाल 289 सवाल है क्या? 288 है ना? कहाँ इससे संबंधित है? नम मलिन वातावरण में मोटर किस प्रकार के एनक्लोजर काम में लेते हैं? 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है? इससे जुड़ा कहाँ है सवाल? हाँ 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? स्टार कॉन्फ़िगरेशन में 3 होगा फेज का तार, एक होगा न्यूट्रल का तार, एक होगा अर्थिंग का तार। हाँ बहुत नाम आएंगे। मोटरों का नाम क्यों नहीं? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगर करना, जोड़ना, वो होता अर्थ है। मोटरों का गति नियंत्रण भाई। गति नियंत्रण का सवाल कोई टिपिकल है नहीं। गति नियंत्रण आप सिंपल ऐसे समझो, यहाँ से
आपने सूत्र देखा ना भाई, एनआर बराबर क्या देखा था भाई, 1 माइनस एस गुणा एनएस, यही देखा था। तो एनआर बराबर क्या है, 1 माइनस एस इंटू एनएस कितना है, 120 गुणा एफ बटा पी। तो अब किस किस के द्वारा ये कंट्रोल होगा वो आपको देखना है। एक तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी के द्वारा होगा, एक आप कहेंगे पोल के द्वारा होगा, एक आप कहेंगे दो मोटरों को एक के साथ दूसरे को जोड़ दोगे कैस्केड सिस्टम है उससे होगा, तीसरा एस बदलोगे तो बदलेगा। अब एस स्लिप किस किस कारण बदलेगा, टॉर्क से भी स्लिप का प्रभाव होता है, तो टॉर्क के ऊपर भी प्रभाव रहेगा, टॉर्क का स्लिप के साथ है ना संबंध, तो टॉर्क के साथ संबंध रह जाएगा, मतलब प्रारंभिक वोल्टेज के साथ संबंध हो जाएगा। बाकी 3 पेज स्टार्ट होता है ना, मतलब 3 पेज रियोस्टेट द्वारा प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रण, वो भी हो जाएगा। तो 4-5 तरीके से इसको गति को नियंत्रण किया जा सकता है। गति को नियंत्रण क्यों करते हैं कि भाई मोटर है जो ज़्यादा स्पीड से चले उसको कम करने के लिए हमें गति नियंत्रण आवश्यक है। तो लिख लो, ये मोटर की गति नियंत्रण होती है, टोटल 5 प्रकार होगा, 500 प्रकार आपको देखना भी। हो गए भाई, इसमें सभी सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला है वोल्टेज द्वारा नियंत्रण। वोल्टेज द्वारा नियंत्रण, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। वोल्टेज घटा के टॉर्क क्या किया जा सकता है, कम। इसके लिए स्क्विरल केज मोटर में बाह्य प्रतिरोध आवश्यक है। बाह्य प्रतिरोध जोड़ोगे तो वोल्टेज क्या कर देगा, कम कर देगा। वोल्टेज कम करेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम, जिससे हमारे पास मोटर की गति का नियंत्रण होगा। दूसरा होता है आवर्ती द्वारा। दूसरा आवर्ती द्वारा नियंत्रण। आप देखते हैं कि मोटर में हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। आवृत्ति घटाएंगे तो गति क्या होगी, घटेगी। ये आपने यहाँ पर देखा था। लेकिन भाई आवृत्ति बदलना पॉसिबल थोड़ी ना हमारे लिए, आवृत्ति बदलना पॉसिबल नहीं है। आवृत्ति बदलना है तो अपने पास एक ही तरीका है, या तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करो और या वीएफडी का। साइक्लोट्रॉन और वीएफडी का प्रयोग करके आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। यहाँ वीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइडर ड्राइव, वीएफडी का प्रयोग करके। ये विधि आसान नहीं है। कौन सी साइक्लोट्रॉन क्या करती है, कहाँ, मतलब जैसे समझा नहीं, आप कहाँ बता रहे हो। साइक्लोट्रॉन होता है जो हमारे पास साइकिल को चेंज करेगा। जैसे ये साइकिल है ना, इसे क्या होगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा, जल्दी चार्ज होकर इसकी साइकिल को क्या कर दिया, इसने बदल दिया। आवेशित करने का तो कैपेसिटर विधि होती है, आवेश को त्वरित करने के लिए जो लगाते हैं वो खेतों में झटका मशीन होती है, तो वो आवेश को त्वरित विधि होती है। अच्छा, खेतों में लगाते हैं झटका विधि, झटका वाली मोटर कैसे काम करती है वो तो आप, उसमें क्या लगाता है। अच्छा, फिर उसमें आप सप्लाई किसने दी, उसने कैसे बढ़ाएगा, वो क्या स्टोर करेगा, चार्ज किसमें, कैपेसिटेंस के गुण में। उसमें गुण कौन सा होता है, कैपेसिटेंस। जैसे पहला हाथ लगाए झटकाएगा, झटके से बाहर फेंक देगा, लगातार झटकाता है उसमें नहीं, तो वो त्वरित आवेशित विधि वो है। एक बार भी उसने पूरा आवेश दे दिया, फिर वो वापस कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर एक बार भी वो जैसे कोई टच करेगा ना, एक बार में आवेश दे देगा। उस विधि को हम क्या कहते हैं,
त्वरित आवेश विधि, या फिर त्वरित आवेश विधि होगी जहां पर किसी सिस्टम की प्रकृति पल्स सेटिंग होनी है। पल्स सेटिंग क्या होती है? जैसे मान लो अपने पास आया, आवेशित हुआ, फिर तुरंत ये सप्लाई दी, ये होती है त्वरित विधि। त्वरित विधि का मतलब क्या होता है? त्वरण होना। त्वरण कब होगा? कि आप एक साथ सारे चार्ज को काम में लोगे, उसे त्वरित विधि कहते हैं। लिख लिया भाई? इतना केस में कुछ सही नहीं ना? ओके ओके। गति क्या होती है भाई? आपने अभी सूत्र देखा था, एनआर किसके समानुपाती? एफ के। अभी उसमें सूत्र में यही तो था। किसका? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का। एसी मशीनों के ड्राइव में सब जगह काम लेते हैं। ड्राइव के द्वारा, ऐसी मोटरों का नियंत्रण ड्राइव के द्वारा करते हैं ना, तो ड्राइव में हम काम लेते हैं। हैं? हाँ, जलयानों में विद्युत मोटर ड्राइव लगे होते हैं। और जितने भी प्रकार की बड़ी मशीन होती है सब में विद्युत मोटर के ड्राइव लगाना आवश्यक होते हैं। छोटी मशीनों में ड्राइव नहीं होते हैं, बड़ी सभी मशीनों में ड्राइव लगाना पड़ते हैं। और ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ड्राइव क्या है? प्योर रूप से इलेक्ट्रिकल नहीं है। ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम इस ड्राइव को पढ़ते इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने के बाद है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद ड्राइव पढ़ेंगे। क्योंकि ड्राइव में जो इक्विपमेंट लगते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लगते हैं। एसीआर के, ट्राइक के, डाइक के इक्विपमेंट तो वो लगते हैं ना इलेक्ट्रिक ड्राइव में। और क्या लगते हैं उसमें? ड्राइव का सिस्टम वो होता है। वो ड्राइव करता है क्या है? मोटरों का नियंत्रण। आजकल मोटरों के नियंत्रण के तो ये विधि हम लिखते हैं, जैसे मान लो सीधा लिख दिया कि भाई हम सोपान विधि, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन तो काम तोड़ देते हैं। सब कुछ ड्राइव है। ड्राइव का फायदा क्या होता है? कि उसमें पावर लॉस नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल का नुकसान क्या है? इलेक्ट्रिकल से कुछ भी कंट्रोल करोगे तो पावर लॉस होगा। मैंने पहला लॉजिक लिखा, इसके केस में बाह्य प्रतिरोध लगाओगे, पावर लॉस कर दिया, है कि नहीं है? लेकिन यही मैं ड्राइव लगाऊंगा तो ड्राइव पावर लॉस नहीं करता। ड्राइव ही तो है। ये जापान का रेगुलेटर वो भी तो ड्राइव का हिस्सा हुआ है। आपने इलेक्ट्रॉनिक लगाया है। पहले आपके पास क्या था? वाउंड रोटर वाला। पोल द्वारा नियंत्रण क्या है? आप ऐसे लिख दो, एनआर समानुपाती 1 क्या होता है? पी। तो आप कहेंगे नियंत्रण के मानक पहले से तय करने पड़ते हैं। पोल बाद में चलते चलते पोल थोड़ी बदल दोगे आप मोटर का। तो ये मोटर का मानक नियंत्रण के लिए मोटर की गति का मानक पहले से तय करना पड़ता है। अभी रुकना भाई, चौथा इंपॉर्टेंट है वो देख लो थोड़ा सा, ये पूछा जाता है। सोपानी। सोपानी वैसे तो इस टाइप को बोलते हैं, लेकिन यहां कैस्केड का भी सोपानी लिखा आता है। अब कैस्केड का मतलब क्या होता है? एक मोटर के साथ दूसरी मोटर जुड़ी होना। एक मोटर के साथ दूसरी मोटर जुड़ी होगी तो कैसे काम करेगी भाई? इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम? श्रेणी क्रम। दो मोटरें भिन्न भिन्न पोलों की संख्या होनी चाहिए, समान पोलों की संख्या नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न पोलों की संख्या के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित। दो मोटरें भिन्न भिन्न पोलों की संख्या के साथ, दो मोटरें भिन्न भिन्न पोलों की संख्या के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित। पहली मोटर का रोटर का संयोजन दूसरी मोटर के स्टेटर से विद्युत रूप से संयोजन होता है। संयोजन मतलब वैसे वैसे नहीं, विद्युत रूप से संयोजन के बारे में बात। ये विद्युत संयोजन है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग संयोजन नहीं है। कौन सा संयोजन है? विद्युत। इसलिए यहां जो रोटर की गति होगी ना, वो 1 क्या जाएगा? P1 प्लस P2। दो अलग अलग मोटर पोलों की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। P1 प्लस P2 हो जाएगी। लेकिन दोनों का संयोजन क्या है? ये विद्युत रूप से संयोजन है, मैकेनिकल जुड़ा हुआ नहीं है, अंदर कपलिंग नहीं लगा हुआ है। जैसे पोनी मोटर सिंक्रोनस मोटर के द्वारा होती है ना, वो कपलिंग लगी होती है, इसमें कपलिंग नहीं है।
इलेक्ट्रिकल जुड़ा हुआ तो वही तो गुण आएगा, इसके रोटर से जो इलेक्ट्रिकली है उससे जुड़ी होगी, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कैसा आएगा प्रभाव? हाँ 2 से 5%, हाँ वही स्टेटर में जाएगी। वो न्यूमेरिकल इसका थोड़ी आता है, वो न्यूमेरिकल अल्टरनेटर के साथ आता है। अल्टरनेटर को मोटर के साथ जोड़ते हैं, इन दो मोटरों को नहीं जोड़ते हैं। न्यूमेरिकल चेक कर लेना, न्यूमेरिकल हमेशा जो आया ना, 2 जोड़े हुए, एक अल्टरनेटर का एक मोटर का है ना भाई, अल्टरनेटर को मोटर के साथ जोड़ने पर आता है। न्यूमेरिकल सारे वो है, हैं? कैसे? 4 गति, 4 गति क्या हुई मैं समझा नहीं। अच्छा, इसके द्वारा, इस मोटर के द्वारा इतनी गतियां नहीं नियंत्रण की जा सकती, इसमें पोलों की संख्या फिक्स होती है, तो इसमें अलग अलग स्टेप नहीं आएंगे। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मोटर का संचालन करना है, तो एक मोटर का तो केवल P1 से हो सकता है, दूसरा P1 और P2 जुड़ के हो सकता है, कायदे से 2 तरीके से 2 होता है। फिर क्या होता है कि जैसे मान लो आप अतिरिक्त मोटर जोड़ो, विपरीत कनेक्शन करो, टर्मिनल बदलो, तो वैसे होता है। गुणा भाग तो इसमें होता नहीं है, इसमें होता है प्लस माइनस P1 और P2। तरीके से क्या होता है कि P1 और P2 कैस्केड के लिए P1 और P2 उपयुक्त रहता है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तब P1 और P2 ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे माइनस करेंगे ना तो गति घटेगी नहीं बढ़ेगी, पोलों की संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी, तो गति क्या होगी, बढ़ेगी। गति को कम करना है तो हमेशा दोनों पोल क्या होने, जुड़ने चाहिए। गति को कम करने की विधि तो यही है, और बाकी गति को सामान्य रूप से अधिक बढ़ाने पर वो कार्य कर सकते हैं। 4 अलग अलग पॉइंट पे लिख लिया भाई। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, लिख लो भाई। सवाल क्या आता है, यही आता है। केवल स्लीप रिंग मोटर में। अब आपके इसमें सारे प्रकार के सवाल हो जाएंगे। स्टार्टर के और कौन से? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर साइड में, अभी सप्लाई सवाल सुनना भाई, उस हिसाब से देख लेना। मैं गति नियंत्रण के अलग अलग सवाल बोल रहा हूँ, आप इस सवाल को सुन लेना सारे। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं, जहाँ पर है इसका मामला। टॉर्क नहीं ना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की चाल को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला है स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, स्टेटर आवृत्ति नियंत्रण, घूर्णक प्रतिरोध नियंत्रण, स्टेटर वोल्टेज और आवृत्ति नियंत्रण। घूर्णक प्रतिरोध नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए। इसका आंसर क्यों गलत लिख रहा है, उल्टा लिख दिया। हमने लिखा घूर्णक प्रतिरोध का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह विधि स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग ली जाती है, जबकि वोल्टेज आवृत्ति नियंत्रण प्रयोग। सॉल्यूशन तो सही लिखा, उत्तर की गलत दी। अच्छा नहीं सही है, सी डी इधर उधर लिख दिया, डी इधर लिख दिया, सी उधर लिखा। मैंने कहा आंसर की गड़बड़ क्यों की? आंसर की सही है, वो क्या है कि सी उधर आ गया था, डी इधर लिख दिया था। मैं सोचा, मैंने कहा कैसे क्यों, सिंपल सवाल है। तो अगला, अरे बैठ तो भाई, सवाल जो 3 पेज में इतने आते हैं इंडक्शन मोटर में नियंत्रण के सवाल इससे हो जाते हैं, बहुत फालतू का ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और मैंने स्टार्टर के भी करवा दिए थे सवाल, इसके भी हो जाएंगे। बाकी आपकी बेसिक समझ काम आती है इनमें, आपको मेंटली हेल्दी रहना पड़ता है। बाकी उत्तर आप कर सकते हैं कोई सा भी, इतनी नॉलेज बहुत होती है। बाकी ये कोई नॉलेज खत्म थोड़ी होनी है। पॉली फेज इंडक्शन मोटर मतलब 3 फेज और तुल्यकालिक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैसे मैंने तुल्यकालिक बताया नहीं है, लेकिन तुल्यकालिक में एक कंडीशन बताइए कि गति क्या होती है, बराबर। तुल्यकालिक उसे कहते हैं। और इंडक्शन मोटर है जिसकी गति बराबर नहीं है, रोटर की गति सदैव स्टेटर की गति से क्या होती है, कम। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से बताओ, तुल्यकालिक मोटर स्वतः प्रारंभ होती है, गलत। सिंगल फेज मोटर और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, दोनों का टॉर्क क्या होता है, 0। दोनों मोटरों में उच्च प्रारंभिक पूर्ण बल लगता है, प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा होता है क्या, नहीं, ये गलत। दोनों मोटरों की गति भार के बदलने से बदलती है, नहीं। सिंक्रोनस मोटर में गति कभी नहीं बदलती, नियत ही रहती है। अब बचा ऑप्शन उत्तर है, बचा है कि तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक सुधारती है, परिणाम मोटर कम करती है। बात सही है, तुल्यकालिक मोटर में पढ़ेंगे तो लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी तीनों पर काम करती है, जबकि इंडक्शन मोटर किस पर करती है, केवल लेगिंग पर। और नो लोड पर लेगिंग कितना होगा, 0.15 से 0.20 लिख लो।
नो लोड पर पावर फैक्टर होता है 0.20। कहां लिखा आपको याद है? मैंने लिखा है नहीं है? अच्छा लिखा दिया ना, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। चलो अगला सवाल, इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण V/F पद्धति में VF अनुपात की सभी आवृत्तियों पर नियत रखना चाहिए ताकि क्या है सवाल? सवाल ऐसा है, इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण के लिए वोल्टेज और आवृत्ति का रेशियो में वोल्टेज आवृत्ति का अनुपात सभी आवृत्तियों पर नियत रहना चाहिए। क्यों नियत रहना चाहिए? वोल्टेज बटा फ्रीक्वेंसी क्यों नियत होना चाहिए? पहला, रोटर प्रतिरोध का नियत रखा जा सके। वोल्टेज बटा फ्रीक्वेंसी से रोटर प्रतिरोध नियत होगा क्या? वोल्टेज बटा फ्रीक्वेंसी करोगे तो हमारे पास फ्लक्स नियत होगा, क्योंकि अल्टरनेटर का, मोटर का और ट्रांसफार्मर सूत्र देखो, E बराबर 4.44 फाई एफ एन, ये होता नहीं होता? तो E के नीचे F भेजोगे तो बाकी क्या बचेगा? फाई। तो इन दोनों को नियत करोगे क्या नियत होगा? फ्लक्स। इंडक्शन मोटर की गति खाली जगह में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। इंडक्शन मोटर की गति किस में वृद्धि होगी? तो थोड़ी सी गति कम होगी, चुंबकीय प्रवाह में, धारिता में, भार में, प्रतिरोध में। भार बढ़ेगा तो गति थोड़ी क्या होगी? घटेगी। VVVF यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चालक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज परिवर्तन का उपयोग क्यों करते हैं? गति नियंत्रण के लिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्यों करते हैं? गति नियंत्रण के लिए। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का उपयोग क्यों करेंगे? गति नियंत्रण करने के लिए। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो समान है तो फ्लक्स भी क्या है? समान। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? स्पंद कोड मॉड्यूलन, स्पंद समय मॉड्यूलन, स्पंद स्थिति मॉड्यूलन, स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन। आपके चारों नाम नहीं है, इसको मैं इंग्लिश में बताता हूं तो होता है, पहला होता है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, PTM। ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, आपका मोबाइल फोन काम करता है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन पर काम करता है। संचार व्यवस्था PCM पर काम करती है। स्पंद पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM ये होता है। एक होता है स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलेशन यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पर काम करती है, लेकिन ये ड्राइव में पढ़ना पड़ता है। ये ड्राइव में आता है, ये डिजिटल उपकरण है, ये आपके पूरी मशीन में कहीं नहीं आता। ये कौन सा उपकरण है? डिजिटल। ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन हुआ, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन हुआ, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि विड्थ की चौड़ाई क्या होगी उसके आधार पर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जा सकती है। किसके द्वारा? स्क्विरल केज में आवृत्ति पे चेंज करके, ध्रुवों की संख्या चेंज करके, वोल्टेज को घटाकर, सभी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, तापमान नियंत्रण द्वारा, नमी नियंत्रण द्वारा, प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण द्वारा। आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। शुरुआत पढ़िए। इंडक्शन मोटर यदि पोल की संख्या दुगुनी है तो गति क्या हो जाएगी? गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि उपयोग किया जा सकता है? ये ठीक सवाल है। स्टेप लेस गति नियंत्रण के लिए, जिसमें स्टेप है ही नहीं, बिना स्टेप के लगातार चलती है, कौन सा है? रोटर परिपथ में EMF के द्वारा, रोटर परिपथ में EMF अंतःक्षेपण है। ध्रुवों की संख्या को परिवर्तन करना, कैस्केड संचालन, रोटर भुजा पर बाह्य प्रतिरोधों का संयोजन, और स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट है। स्टेप लेस मोटर के लिए पोल की संख्या इजी रहती है। स्टेप्स नहीं है ना, स्टेप्स होता है, पोल उसमें नहीं बदला जा सकते जिसमें स्टेप्स होते हैं। एक इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए है। पोल की सही संख्या की आवश्यकता क्या निर्धारित करती है? गति। तो ये आपके पास है, गति नियंत्रण का कोई बड़ा मामला है नहीं। इसके साथ में कुछ सवाल ड्राइव के आ गए, हमने पढ़ाया नहीं है क्योंकि हमने पहले चैप्टर ड्राइव अलग से इसमें डाला हुआ नहीं है। किताब में ड्राइव नाम चैप्टर थोड़ी है, लेकिन आजकल ड्राइव के सवाल आ गए हैं। शायद तक मेरे हिसाब से तो अभी जून चैप्टर का किसने एग्जाम दिया? किसी ने नहीं दिया। उसमें भी 3 सवाल आए हैं ड्राइव, शायद तक 3 आए हैं, किसी ने बताया। 2 के टॉपिक नए बनाएंगे इसमें, एक तो ड्राइव का बनाएंगे और एक ईवी का बनाएंगे। हाँ, ईवी के सवाल 5 सवाल होंगे तो भी टॉपिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईवी है आजकल भाग है, प्रमुख है। सरकार भी ईवी के ऊपर थोड़ा फोकस कर रही है। 22 तारीख से आपकी GST की रेटें घट रही है, पेन कॉपी सस्ते होंगे। जिसको कॉपियां खरीदनी है बाद में खरीदना, 22 तारीख के बाद में। अभी 12% GST लग रही है। 100 रुपए की चीज 112 मिल रही है, उसके बाद 100 रुपए की चीज 100 में मिलेगी है ना? ना, किताबों पे कम की नहीं ना उन्होंने GST। किताबों पर GST ऑलरेडी 0% है, कम कैसे होगी? किताबों पर पहले से GST कितनी है? 0%। चेक कर लो, किताबों पर पहले से GST नहीं है। हमारे पास आप जो पैसे देते हो पैसे होते हैं, उसमें GST थोड़ी होती है इंक्लूड। आप जैसे मैं फीस जमा कराता ना, मान लो आपने मैं 12,000 रुपए फीस जमा कराई, तो उसमें 18% जुड़ के जमा कराई, वो 18% ले जाते हैं मोदी जी, बाकी ले जाते हैं हम उसमें से खर्चा करते हैं। अभी क्या है, सरकार के पास कमाई सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लो मैं कायदे की चीज बताऊं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, तो फॉर्च्यूनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितने में बनाई थी? 32 लाख या 33 लाख में।
फिर उसके ऊपर लगेगी 28% जीएसटी और 22% सेस, तो टोटल कितना परसेंट हुआ? 50%। 50% हुआ तो 15-16 लाख रुपए हो गए। तो एक तो ये 16 लाख हो गए टैक्स के रूप में, ठीक है। तो उसमें जुड़ गए कितने हुए? 48 लाख। फिर 6 लाख के आसपास बनेगा आरटीओ, फिर बनेगा 2-3 लाख के आसपास इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस वाला कंपनी के पास चला जाएगा। कुल मिला के फाइनल कैलकुलेशन इसकी यह है कि कंपनी ने जो 33 लाख में दी है तो कंपनी अपना डीलर का डिस्काउंट वगैरह निकालेगी और अपनी सारे मार्जिन निकालेगी, तो कंपनी को बचेगा 4 लाख रुपए के आसपास, 3 से 4 लाख रुपए एक गाड़ी के पीछे। और जैसे ही एक फॉर्च्यूनर बिकी, सरकार को आता 20 लाख रुपए, कुछ नहीं करती, सीधे सीधे कितना आता है? 20 सीधे सीधे। जैसे मान लो आपने बाइक खरीदी, एक फॉर एग्जांपल बाइक खरीदी, बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ने मान लो 1 लाख रुपए बढ़ाई, 1 लाख रुपए बढ़ाई तो डीलर का कमीशन मान लेते हैं कि उसके ऊपर 2,000 रुपए रख देते हैं, 3,000 रख देते हैं, तो 1,03,000 की हो गई। और फिर वो प्रॉफिट कमा कर आपको 1,05,000 में बेचेंगे। क्या कंपनी कही हमारी कीमत 1,05,000 आपके पास नहीं आई, फिर मोदी जी कहेंगे 28% जीएसटी डालो और सेस उसमें थोड़ा कम है, फिर उसमें डालेंगे टैक्स, आरटीओ डालेंगे ना। ऐसा कर कुरा कर आपके पास वो बाइक आएगी 1,30 या 1,35 में। 1,30 में से मोदी जी ले जाते हैं 20-22 लाख रुपए, कंपनी ले जाती है 2 लाख रुपए। सरकार की कमाई यही तो है, ये रियल बात है, यही तो है सरकार। और सरकार कमाई क्या है? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स 2 प्रकार का होता है, जीएसटी 2 प्रकार, हाँ वो अलग, वो 3 है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। आई ये होती है कि आप काम राजस्थान में करो, मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में करो, लेकिन सामान उत्तर प्रदेश को बेच रहे हो, तो वहां कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। राजस्थान में कर रहे हो, राजस्थान में बेच रहे हो, तो यहां टैक्स कौन सा लगेगा? 18% में 9% लगता है एसजीएसटी, 9% लगता है सीजीएसटी। 9% सरकार, राजस्थान सरकार कहेगी हमारे पास रहेगा, 9% केंद्र सरकार कहेगी हम लेंगे, ठीक है। और आईजीएसटी में क्या होता है? सारा सेंटर के पास चला जाता है, सेंटर उसमें डिवाइड करता है, अलग अलग राज्यों को बांटेगा, वो सेंटर के पास होता है काम, वो आईजीएसटी होता है, वो अलग होता है। सबसे ज्यादा टैक्स जो चलता है, हम आम जनता हर काम के लिए देते हैं। आप चीनी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। अभी उन्होंने सस्ता कर दिया ना, दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर टैक्स घटा दिया। अब आपके दूध की थैली जो 25 वाली है वो 24 में आ जाएगी, 23 में आएगी। अरे अब घटेगी ना, टैक्स घटेगा ना, 22 तारीख से घटेगा। आज अखबार न्यूज़पेपर खबर क्या है? आप फिर क्या पढ़ते हैं? आज मेन पेज में पूरा का पूरा अखबार इससे भरा हुआ है। मैं कोई पुरानी चीजें थोड़ी बताता हूं आपको। दूध, दही, पनीर, पेन, कॉपी, छोटी गाड़ियां, छोटी बाइकें, इन सब के ऊपर 28% वाला टैक्स कितना हो गया? 18 पर। और कुछ चीजें 12 वाली 0 पर गई, कुछ 5% वाली 0 पर गई। जैसे दूध के पैकेट में 5% लगता था, वो 0 हो गया, उन पर टैक्स अब घटाया, हटाया है। ये मामला है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में घटा दिया, एसी पर 28% जीएसटी था, 18 लगेगा। जो 28% इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे आइटम थे, तो 28 वाले कितने हो गए? 18 में आ गए। फॉरम हाँ, सब में लगता है जीएसटी। मतलब है कि ऐसा होता है, एक्चुअल में क्या मामला है? ऐसा होता है कि टैक्स इतना भरा जाता है, किसी को पता नहीं होता मैं कितना भरा हूं। एक्चुअल में आपने यहां पर फीस जमा कराई ना, तो हमारी फीस है 10,500, 1,500 आपने मोदी जी की जमा कराई हमारे यहां, फिर हमने वो पैसे आपसे लेके मोदी जी को दिए हैं। यही तो काम होता है। तो वो पैसे दिए किसने? जीएसटी आपकी, आप देंगे। तो उसमें क्या होता है? फीस में इंक्लूडेड जीएसटी हो जाता है। ये सिस्टम होता है। वो पॉलिसी है कंपनी की, कुछ ना कुछ तो है ही। हाथों देते तो कम लेते हैं, पता नहीं, मैं नहीं भरता जीएसटी, आप भरते हैं। रिटर्न में भरता हूं मैं, आपसे ही तो पैसे लेके उनको दिया। वो टैक्स के रूप में पैसा दिया किसने? एक्चुअल में आपने दिया था। रियल बात ये होती है, वो क्या है कि किसी को पता नहीं होता है। जैसे मैं जीएसटी भरता हूं नहीं, तो मैं जीएसटी किस चीज की भरी? फीस की। फीस की जीएसटी के पैसे मैंने आपसे लिए हैं, वही तो मैंने आगे दिए। रिटर्न आप वाले टैक्स भरते ना। कितना लगता तुझे? हाँ, 4 लाख प्रॉफिट पे लगता ही नहीं टैक्स। अच्छा, वो तो सीधे लग जाता ना। क्रिप्टो पर 30 और शेयर मार्केट में 20 और वो है। मैं 30% वाले स्लैब में हुई। हाँ, तो ऊपर वाला स्लैब 30% का होता है। हैं? जीएसटी रिटर्न कुछ आता है। जैसे आजकल तो कहाँ आ रहा है? पहले तुमने शुरुआत में नए नए आए, तुमने बहुत सारे बोर्ड खरीदे थे, बहुत सारी टीवियां खरीदी, बहुत सारी ऐसे खरीदी, तो इनके इनपुट मिलते हैं वापस। अभी हम क्या खरीद रहे हैं? कुछ नहीं खरीद रहे हैं। न टेबल खरीद रहे हैं, न कुर्सी खरीद रहे हैं, न बोर्ड खरीद रहे हैं, न ऐसे खरीद रहे हैं। पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ खरीदा नहीं, तो हमने वापस इनपुट कहां से आएगा? इनपुट तभी आता है ना वापस। अभी किसका आता है इनपुट? बैग का, बुक का, स्टेशनरी, मतलब जो अपने ऑफिस में चाहिए उनका, कभी प्रिंटर खरीद लिया उसका, छोटे मोटे सामान होते हैं। पहले तो शुरुआत में जैसे हम आते थे, तो शुरुआत में जैसे हमारे जयपुर आए तो पूरा होल का सारा सामान खरीद नहीं है, तो सभी पे इनपुट ले लेते थे, तो वो इनपुट रेशियो काफी ज्यादा जाता। अब इनपुट लेते नहीं है। ऐसे क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लगा रखी है। क्लास ज्वाइन कर दो। मैं आपको बताऊं, जैसे यदि मान लो आप बाहर से मशीन खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कपड़े की सिलाई मशीन आप बाहर से नहीं खरीद के बाहर से खरीदते हैं, तो नियम क्या है
कि आप बाहर से खरीदते हो तो आपके पास एक्सपोर्ट वाला लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपोर्ट वाला लाइसेंस है तो गवर्नमेंट आपको 9% कस्टम ड्यूटी लेगी नहीं आपसे, कि भाई ये तो माल बना के भी तो बाहर ही बेचेगा, इसलिए मशीन कहां से मंगाई, बाहर से, ड्यूटी नहीं बढ़ती। 28% जीएसटी भी नहीं लेगा। लेकिन